नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के एडवांस्ड MCQs को यहाँ पे कवर करते हैं। मुख्य रूप से बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक, इसके अलावा यशवंत सिंह कठौर जी की पुस्तक और उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय की जो पुस्तकें हैं उनमें से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो पेपर में बन सकते हैं उनको यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 8वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की हमारी 7 क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। इसमें हम इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं, नए पैटर्न के रूप में इनको कवर करते हैं और जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनको भी और डीप में नए तथ्यों के साथ और नए पैटर्न के अनुसार उसी फॉर्मेट में इनको कवर करते हैं, जिससे आपकी एडवांस्ड MCQ की तैयारी भी अच्छे से चलती रहे और जो बेसिक है उसके साथ आपका जो एडवांस्ड क्वेश्चन है वो भी रिवाइज होते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कुमाऊं नाम की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, कुमाऊं का नाम कुमाऊं क्यों पड़ा, कुर्मांचल क्यों पड़ा, इसको लेकर अन्य कथाएं चलती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसको लेकर के यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कुर्म ने चंपावती नदी के पूर्व में स्थित कुर्म पर्वत पर 3 वर्ष तक तपस्या करी या वे 3 वर्षों तक यहाँ पे खड़े रहे। भगवान विष्णु का जो दूसरा अवतार था कुर्म अवतार यानी कछुए का अवतार उनका यहाँ पे हुआ। कहा जाता है कि वे यहाँ पे हजारों साल तक खड़े रहे। बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक में 3 वर्ष का समय दिया गया है। कहा जाता है कि लंबे समय तक वो इसी पर्वत पर, क्रांतेश्वर पर्वत था बेसिकली, यहाँ पर खड़े रहे। कुर्म अवतार उनका था और इस वजह से यहाँ पे कुर्म काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पे खड़े रहे, यानी वे अचल हो गए, वो चले नहीं। इसके अलावा ये भी है कि उनके जो पदचिन्ह थे वहाँ पर पड़ गए और इसका नाम हो गया कुर्मांचल, क्योंकि कुर्म यहीं पर आके अचल हो गए थे। ठीक है, तो किस पर्वत पर हुआ, कौन सा अवतार हुआ, ये पूछा जाता है। पहला बिल्कुल सही है। कुर्म पर्वत को वर्तमान समय में कांडादेव पर्वत या कांदेव पर्वत या क्रांतेश्वर पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कि चंपावत में स्थित है। ये भी सही है। कुर्मांचल शब्द प्राकृत रूप से कुमु है, जो कालांतर भाषा में कुमाऊं में परिवर्तित हो गया। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। ये जो शब्द था कुमाऊं या कुर्मांचल, ये प्राकृत भाषा का शब्द था। धीरे धीरे ये हिंदी में क्या हो गया, कुमायूं हो गया। ठीक है, तो कुमाऊं शब्द कैसे आया है, कुमाऊं नाम क्यों पड़ा है? भगवान विष्णु के साथ, उनके अवतार के साथ ये कथा पूरी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सत्य है, आपने बताना है। तीनों सत्य हैं। अगला, प्रारंभिक समय में कुमाऊं नाम केवल चंपावत और उसके आसपास के गांव को दिया गया था। क्या ये सही है? ये वाला बिल्कुल सही है। पेपर में आया हुआ है कि शुरुआत में किस जनपद के आसपास के इलाके को कुमाऊं के नाम से जाना जाता था। पहले का कुमाऊं इतना बड़ा नहीं था, चंपावत के आसपास का इलाका जो था उसे ही कुमाऊं या काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता था। काली नदी यहाँ से बहती थी तो काली कुमाऊं इसको कहते थे। ठीक है, कुछ मानते हैं कि जो प्रसिद्ध एक चंद सेनापति था, चंद काल में रहता था, कालू तड़ागी, उसके नाम पर इस इलाके का नाम काली कुमाऊं पड़ा। हालांकि इतना डीप में नहीं जाएगा, बस इतना याद करना है कि शुरुआत में चंपावत और चंपावत के आसपास का इलाका कुमाऊं को नाम से जाना जाता था। ठीक है, चंद राजाओं के राज्य विस्तार के साथ कुर्मांचल उर्फ कुमाऊं नाम उस संपूर्ण प्रदेश का हो गया जो वर्तमान में अल्मोड़ा, नैनीताल जिलों में शामिल है। तो अल्मोड़ा, नैनीताल जिले, जब बद्रीदत्त पांडे जी ने 1937 में अपनी पुस्तक लिखी थी उस समय कुमाऊं के अंदर यही 2 जिले थे, अल्मोड़ा और नैनीताल। बाद में इनसे अलग अलग जिले बने, उधम सिंह नगर बाद में बना, इसके अलावा पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, ये सारे हमारे बने बाद में। तो शुरुआत में केवल चंपावत के आसपास का इलाका जो था उसे कहते थे कुमाऊं। जैसे जैसे चंदों का साम्राज्य विस्तार हुआ, चंदों के पूरे साम्राज्य को कहा जाने लगा कुमाऊं। ठीक है, तो इसको याद करना है, ये भी आपका सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और यहाँ पर व्याख्या भी सही हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में केवल चंपावत के आसपास का इलाका ही कुमाऊं नाम से जाना जाता था। चंद राजवंश की स्थापना भी कुमाऊं के अंदर होती है, काली कुमाऊं यानी चंपावत में होती है। जैसे जैसे उनका विस्तार बढ़ता है वैसे वैसे पूरे इलाके का नाम भी कुमाऊं हो जाता है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान प्रशासनिक या भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा जिला कुमाऊं यानी कुमाऊं प्रांत के भीतर शामिल रहा है?
तो ब्रिटिश काल के समय में एक ऐसा समय भी था जब देहरादून जिला, गढ़वाल जिला, अल्मोड़ा जिला और नैनीताल जिला ये सारे के सारे कुमाऊं के अंदर ही आते थे। उत्तराखंड में दो ही इम्पोर्टेंट भाग थे। आप जानते हैं प्राचीन काल में एक तरफ के चंद राजवंश चल रहा था, दूसरी तरफ पवार राजवंश चल रहा था। जब गोरखा यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं तो उनको हराने के लिए अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज पूरे कुमाऊं पर चंदों के राज्य पे कब्जा कर लेते हैं और गढ़वाल को दो भागों में बांट लेते हैं। एक को कहते हैं टिहरी गढ़वाल, एक को कहते हैं ब्रिटिश गढ़वाल। और इस ब्रिटिश गढ़वाल को इसी कुमाऊं के साथ मिला देते हैं और इसी को कहते हैं कुमाऊं प्रांत या कुमाऊं कमिश्नरी। साथ में देहरादून वाला इलाका भी इसी कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा था। अल्मोड़ा, नैनीताल तो इसी के पार्ट थे। तो ये पूरा इलाका माना जाता था कुमाऊं कमिश्नरी, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश गढ़वाल, देहरादून जिला जो आजकल गढ़वाल मंडल के हिस्सा हैं, पहले कुमाऊं के हिस्सा माने गए थे शुरुआत में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कौन कौन कुमाऊं में शामिल रहे हैं। ये सारे के सारे कुमाऊं का हिस्सा रहे थे। कुमाऊं के नामकरण के संबंध में प्रसिद्ध कथन कि कुमाऊं के लोग खेती और धन कमाने में सिद्धहस्त हैं, वे बड़े कमाऊ हैं, इससे इस देश का नाम कुमाऊं हुआ। ये कथन किस पुस्तक या ग्रंथ से उद्गृत है या ये कथन किसका है, किसका ये मानना है? जो हमने देखा कि कुमाऊं का नाम कुमाऊं क्यों पड़ा, कि वहाँ पे भगवान विष्णु का कुर्म अवतार हुआ। लंबे समय तक कुछ जगहों पर, जैसे बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक में 3 वर्ष का समय दिया है, कुछ जगहों पे दिया है कि हजारों वर्षों तक वे वहीं पर खड़े रहे, अचल हो गए, इसलिए उस जगह का नाम हो गया कुर्मांचल। और धीरे धीरे जब चंदों का राज्य फैला तो पूरे इलाके का नाम कुर्मांचल हो गया, जो धीरे धीरे हिंदी में कुमाऊं हो गया, ठीक है। लेकिन कुमाऊं नाम के पीछे एक और कथन है, एक और मान्यता है। ये कहते हैं कुमाऊं के लोग खेती और धन कमाने में सिद्धहस्त हैं, बड़े कमाऊ हैं, इस वजह से यहाँ का इलाका कुमाऊं कहा गया। ये कहा है किसने, ये कहा या ये कथन किसका है? ये कथन जोध सिंह नेगी का है, ठीक है। जोध सिंह नेगी की एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है हिमालय भ्रमण, और इसी पुस्तक में उन्होंने ये बात कही है। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्टेटमेंट बनते हैं। तो ये किसका है, किसका ऐसा मानना है कि कुमाऊं का नाम यहाँ के लोग कमाऊ हैं, इस वजह से कुमाऊं पड़ा? जोध सिंह नेगी, इनकी पुस्तक है हिमालय भ्रमण, इसमें इन्होंने ये बात कही है। और इसी में इन्होंने ये बात भी कही है कि काली कुमाऊं जो नाम पड़ा स्पेशली चंपावत का, वो काली नदी के कारण नहीं पड़ा, वो पड़ा कालू तड़ागी के कारण, वो भी इन्होंने ही कहा है, हालांकि इसको सही नहीं माना जाता। अगला है सूची को सूची 2 से यहाँ पे आपने मिलाना है। एक तरफ विभिन्न नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनको कौन बुलाते थे ये नाम दिया गया है। कुमाऊं के लिए कौन किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? हूण देश वाले कुमाऊं के लिए क्या कहते थे? ये क्यूनन कहते थे, पहले का 3। अंग्रेज लोग कुमाऊं के लिए क्या कहते थे? कमाऊन कहते थे, यानी कि 4। देसी लोग कुमाऊं के लिए कमाऊ कहते थे, यानी कि 2 हो जाएगा। और संस्कृतज्ञ इसके लिए कुर्मांचल कहते थे। कुमू से कुर्मांचल हुआ और फिर कुमाऊं हो गया, ठीक है, यानी 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के जो लोकल हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, वो यहाँ के लिए कुमाऊं कहते हैं, जो आज भी चलता है, ठीक है। कुमाऊं में चंपावत जो स्पेशली है उसका एक नाम और चलता है, कुमू। क्वेश्चन आता है चंपावत का प्राचीन नाम क्या था? कुमू था, उसी पर्वत के नाम पर, और धीरे धीरे वहीं से फिर कुर्मांचल हुआ, चंदों का विस्तार हुआ तो पूरा इलाका कुर्मांचल हो गया, ठीक है। आज भी चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? कुमू है, ठीक है। अगला, महात्मा गांधी द्वारा अल्मोड़ा प्रवास पर लिखे गए लेख अल्मोड़ा इंप्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उस समय बागेश्वर तो था नहीं, वो अल्मोड़ा का ही हिस्सा था। महात्मा गांधी 1929 के अंदर कुमाऊं प्रवास पर आए थे, जब वे बागेश्वर में रुके थे, कौसानी में रुके थे। 14 जून से लेकर 2 जुलाई तक वे कुमाऊं के अंदर रहे थे 1929 में। इस दौरान जब वे यहाँ से गए तो उनका एक लेख पब्लिश होता है 11 जुलाई 1929 को, उनके जाने के 9 दिन के बाद। उनके एक फेमस पत्र जो आता था उस समय, यंग इंडिया, इसमें एक लेख छपता है जिसका नाम है अल्मोड़ा इंप्रेशन। तो इसके बारे में क्या सही है देखिए। यह लेख महात्मा गांधी के द्वारा उनके प्रसिद्ध पत्र यंग इंडिया में प्रकाशित किया गया था, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा कि अल्मोड़ा इंप्रेशन के नाम से जो प्रसिद्ध एक लेख है वो किसका है? महात्मा गांधी का। यंग इंडिया में ये छपा था, डेट सहित याद करेंगे, 11 जुलाई 1929 को। यह लेख 11 जुलाई 1929 को प्रकाशित हुआ, ये भी सही है। इस लेख में गांधी जी ने लिखा कि अल्मोड़ा की पहाड़ियों में लगभग 3 सप्ताह के बाद वे अचंभित हैं कि हमारे लोग स्वास्थ्य लाभ की खोज में यूरोप क्यों जाते हैं। तो ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है, जो उन्होंने इस लेख में लिखा। तीनों आपके सही यहाँ पे होंगे।
अगला, रामायण काल से जुड़ी कथा के अनुसार किस राक्षस का सिर भगवान श्री राम द्वारा मारे जाने के बाद कुरुमांचल या कुमाऊं में फेंका गया था? तो देखिए, रामायण काल को त्रेता युग कहते हैं और ये क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है कि रामायण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है, तो इसे त्रेता युग कहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का काल है उसे द्वापर युग कहते हैं। ठीक है, तो भगवान श्री राम ने जब कुंभकर्ण को मारा था तो कहा जाता है उसका सिर कुमाऊं की ओर उन्होंने फेंका था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो त्रेता युग से भी कुमाऊं का संबंध होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चंपावत में फुगर पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध घटोत्कच मंदिर को वर्तमान में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? त्रेता युग से इस क्षेत्र का संबंध है, कुंभकर्ण का सिर उन्होंने यहीं पर फेंका था। द्वापर युग जब महाभारत चल रहा था, महाभारत काल से भी इसका संबंध माना जाता है। कहा जाता है कि जो राक्षसी हिडिंबा थी, भीम की जो पत्नी थी, उनका जो पुत्र था घटोत्कच, वो इसी इलाके में हुए थे, यहीं पर वे रहते थे। यहीं पर उनके मरने के बाद जब महाभारत के युद्ध में कर्ण घटोत्कच को मार देते हैं तो घटोत्कच मंदिर का यहाँ पर एक निर्माण करवाया जाता है और आज इस मंदिर को घटकू देवता मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण घटोत्कच के जो पिता थे भीमसेन, इन्होंने करवाया था। ठीक है, जो पांडव थे भीम, उन्होंने। पूछा जाता है घटकू देवता का मंदिर या घटोत्कच मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? फुगर पहाड़ी पर है, चंपावत के अंदर है। ठीक है, चंपावत के पश्चिम में स्थित द्रोणकोट नाम के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो चंपावत के पश्चिम में है द्रोणकोट का किला। हालांकि बाद में इसको तबाह कर दिया गया था, उजाड़ दिया गया था। द्रोणकोट का किला जो था ये बनवाया था रावत राजा ने। आप जानते हैं जब सोमचंद यहाँ पे आता है, चंपावत में आता है, ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह करता है, काली कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना करता है, उस समय यहाँ का एक स्थानीय राजा था द्रोणकोट का रावत राजा। नाम उल्लेख नहीं है कि कौन सा राजा था, इसका नाम क्या था, लेकिन द्रोणकोट में ये शासन करता था। द्रोणकोट का किला इसी ने बनवाया था। ठीक है, रावत राजा। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार द्रोणकोट को उजाड़कर चंपावत को किसने बसाया और राजबुंगा नामक किले का यहाँ पर निर्माण करवाया? तो द्रोणकोट के राजा रावत राजा जो यहाँ का एक स्थानीय राजा था, उसको हराता है सोमचंद, उसके किले को हटाकर अपने लिए किला बनाता है राजबुंगा। तो क्वेश्चन आता है सोमचंद ने किस स्थानीय राजा को हराया था? तो एक कोई रावत राजा यहाँ पे था, उसको हराया था। द्रोणकोट में वो शासन करता था, द्रोणकोट के किले में, तो उसको जाड़कर अपने लिए एक नया किला बनाया, राजबुंगा का किला, चंपावत में ही। ठीक है, अगला, चंपावत के द्रोणकोट किले और चंद राजवंश के आगमन के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, चंपावत के पश्चिम की तरफ रावत कौम के राजा ने द्रोणकोट नाम का किला बनवाया। पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। इस नगर के भग्न अवशेष आज भी स्थानीय रूप से कोतवाल चबूतरा व सिंगार चबूतरा कहलाते हैं। इस किले के आज भी भग्न अवशेष जो देखने को मिलते हैं उनको स्थानीय रूप से कोतवाल चबूतरा, सिंगार चबूतरा कहते हैं। ये भी सही है। चंद राजा सोमचंद ने द्रोणकोट के रावतों को पराजित कर चंपावती नदी के किनारे चंपावत नगर बसाया और राजबुंगा किले का निर्माण करवाया। ये भी आपका सही होगा। पूछा है कौन सा सही है? ऑप्शन डी, तीनों के तीनों आपके बिल्कुल सही होंगे। उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो देखिए, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? ये शिवालिक हिमालय में देखने को मिलती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता हमें देखने को मिलती है, अलग अलग हिमालय की श्रेणियां हैं यहाँ पर। महान हिमालय है, लघु हिमालय है, भाबर है, तराई है, शिवालिक है। शिवालिक को बाही हिमालय भी कहते हैं। इन सभी में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो शिवालिक इलाके में पाई जाती है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र माना जाता है? ऊंचाई के आधार पर भी जैव विविधता क्षेत्रों का वर्गीकरण उत्तराखंड में किया गया है। ऊंचाई के आधार पे जैसे एक 4 वर्गों में इनको बांटा गया है। पहला वर्ग है समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र, यानी जहां पर जो जैव विविधता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। 1200 मीटर की ऊंचाई तक, यानी मैदानों से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाई तक का जो इलाका है, जिसमें ज़्यादातर हमारा शिवालिक इलाका आ जाता है, इसके अलावा भाबर का इलाका भी आता है, लेकिन ज़्यादातर शिवालिक। तो 1200 मीटर तक का जो इलाका है, यहाँ पर आपको समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। दूसरी कैटेगरी है सामान्य जैव विविधता क्षेत्र।
जो सामान्य जैव विविधता क्षेत्र है जहां पे नॉर्मल आपको मिल जाएगी, ये है 1200 से लेकर 3000 मीटर तक। सामान्य के बाद आता है दुर्लभ, जहां पर आपको काफ़ी रेयर, काफ़ी कम मिलेगा। ये इलाका 3000 से 4600 मीटर तक है। और दुर्लभ के बाद आता है निर्धन, जहां पर बिल्कुल भी नहीं है, वो है 4600 मीटर के ऊपर। तो जैव विविधता वाले क्षेत्रों को उत्तराखंड में 4 वर्गों में बांटा गया है। एक है समृद्ध, एक है सामान्य, एक है दुर्लभ और एक निर्धन। आपसे निर्धन पूछा है, 4600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, यहाँ की जो जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तापमान ज़्यादातर 0 से नीचे होता है, तो यहाँ पर हमेशा बर्फ़ लगी रहती है, जिस कारण यहाँ पे घास, वनस्पति या वन्य जीव जो होते हैं वो लगभग न के बराबर होते हैं, असंभव होते हैं। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है। एक तरफ स्थानीय नाम है, दूसरी तरफ वनस्पतिक नाम। उत्तराखंड की इम्पॉर्टेंट वनस्पतियाँ हैं, जैसे बुरांश हो गया, तो बुरांश का वनस्पतिक नाम आपको पता होना चाहिए। बुरांश हमारा राजकीय वृक्ष है और इसका वनस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। आधा नाम दिया हुआ है, पहले का हो जाएगा 2। देवदार की बात करें तो सेड्रस डियोडेरा इसका वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम है, दूसरे का 1। किलमोड़ा की बात करें, प्रमुख एक वनस्पति है हमारी, औषधि है हमारी, और इसका वनस्पतिक नाम क्या है? बेसबेरिस या बर्बरिस भी इसको लिखा जाता है, दोनों लिखे जाते हैं, दोनों आपने याद करने। पूरा नाम है बेसबेरिस एशियाटिका। ठीक है, और काफल की बात करें, हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फल है, माइरिकिया एस्क्यूलेंटा, ये काफल का वनस्पतिक नाम है। यानी तीसरे का 4 है और चौथे का 3 है। 2, 1, 4, 3 हमारा सही आंसर है। 2, 1, 4, 3 आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। शोरिया रोबस्टा किस वृक्ष का वनस्पतिक नाम है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट वृक्ष है उत्तराखंड का, शोरिया रोबस्टा। और ये किसका वनस्पतिक नाम है? ये साल वृक्ष का वनस्पतिक नाम है। साल वृक्ष के वनों के कटाई पर प्रतिबंध लगाया था एक कमिश्नर ने, उसका नाम क्या था और किस वर्ष लगाया था? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। हिंट मैं आपको दे देता हूं, विलियम ट्रेल ने लगाया था। किस वर्ष लगाया? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। उत्तराखंड में पाई जाने वाली बिच्छू घास या कंडाली को वैज्ञानिक शब्दावली में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है बिच्छू घास, जिसको कंडाली भी कहते हैं। इसका वनस्पतिक या वैज्ञानिक शब्दावली में नाम क्या है? यूरिटिका डायूसिया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक नाम बांज का है? तो बांज वृक्ष जिसे उत्तराखंड का हरा सोना कहते हैं, इसका वनस्पतिक नाम है क्वार्कस। क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, ये इसका पूरा नाम है। केवल क्वार्कस दिया हुआ है, तो ये किसका है? बांज वृक्ष का। ठीक है, असमोड़ा आर्द्र भूमि किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है? तो देखिए, असमोड़ा आर्द्र भूमि, उत्तराखंड में कई सारी इंपॉर्टेंट आर्द्र भूमियां हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो रामसर सूची में भी शामिल है, आसन वेटलैंड या आसर, जो आसन हमारी आर्द्र भूमि है, देहरादून में स्थित है। ऐसे ही एक है असमोड़ा आर्द्र भूमि, ये किस नेशनल पार्क में आती है? ये आती है राजाजी नेशनल पार्क के अंदर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यह जो आर्द्र भूमि है पक्षियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा जो खासकर जलीय पक्षी या जलीय जीव हैं उनके लिए ज़्यादा जानी जाती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। यह उद्यान नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल के शिवालिक और भाबर क्षेत्र में कुल 520.42 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पहला आपका बिल्कुल सही है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये ना सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का पहला नेशनल पार्क है। इसे 1936 में जो गवर्नर था उस समय संयुक्त प्रांत का यहाँ का, मैल्कम हैली के नाम पर इसे स्थापित किया गया था। हैली नेशनल पार्क इसका पूरा नाम था। ये एशिया का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, 1936 में बनता है, नाम होता है इसका हैली नेशनल पार्क। आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, 2 जनपदों में फैला हुआ है, नैनीताल में और पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, टोटल 520 वर्ग किलोमीटर के करीब इसका क्षेत्रफल है। इस 520 में से 312 वर्ग किलोमीटर जो है वो पौड़ी में आता है और बाकी का 208 किलोमीटर जो है लगभग वो नैनीताल में आता है। ठीक है, यानी ज़्यादा ये पौड़ी में है। इसके क्षेत्रफल का अधिकांश हिस्सा 312.76 वर्ग किलोमीटर नैनीताल में है। ये गलत हो जाएगा। 2 जनपदों में है, सही है। आधा पौड़ी में है, आधा नैनीताल में है, लेकिन पौड़ी में ज़्यादा है, 312 किलोमीटर, 208 नैनीताल में। ठीक है, पूछा है यहाँ पे कौन सा सही है, तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है।
वन्य जीवों को मानवीय हस्तक्षेप से बचाने के लिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के केंद्रीय भाग में कितने मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया है? तो देखिए, अप्रैल 2012 में कॉर्बेट नेशनल पार्क के केंद्रीय भाग में लगभग 500 मीटर के इलाके को साइलेंस जोन यहाँ पे घोषित किया गया है। ठीक है, ताकि यहाँ के जो भी वन्य जीव हैं वो मानव हस्तक्षेप से बच सके, उनको संरक्षित रखा जा सके। तो इसको भी आपने याद रखना है। कब हुआ? 2012 में। कितने मीटर का इलाका है? 500 मीटर का इलाका। ठीक है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को देखा, एडवांस सवालों को यहाँ पे देखा, डिटेल से इनको करने का हमने प्रयास किया, जिससे आपके जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, सब एक ही वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।